दूसरे जगह जहाँ सत्ता की साझेदारी हुई, जैसे बेल्जियम में, तो वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी तो है। तो इस बात को तर्कों के द्वारा बताना है कि दो तर्कों के द्वारा जो है आप यह बताइए कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो उन दो तर्क का चर्चा होता है, उसमें से एक तर्क को कहते हैं युक्ति परक तर्क और एक तर्क को कहते हैं नैतिक तर्क। अब पहले हम इन दोनों तर्कों को समझ लेंगे कि युक्ति परक तर्क क्या होता है और नैतिक तर्क क्या होता है। इन्हीं दो तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो पहला तर्क युक्ति परक तर्क है। युक्ति परक तर्क का मतलब होता है वह तर्क जो लाभ और हानि पर विचार करता है। वैसा तर्क जो लाभ हानि पर विचार करता है, सोच समझ के कदम उठाता है। युक्ति का मतलब ही होता है सोचा गया, विचार किया हुआ, समझदारी से भरा हुआ तर्क। तो आप कहेंगे युक्ति परक तर्क जो होता है वह समझदारी से भरा हुआ तर्क होता है और उसमें लाभ और हानि पर विचार किया जाता है कि सत्ता की साझेदारी करने से हमें लाभ होगा, साझेदारी नहीं करने से हमें नुकसान होगा या हानि उठानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो युक्ति परक तर्क जो है वह सत्ता की साझेदारी के लाभ और हानि पर विचार करता है और यह तर्क कहता है कि साझेदारी की जाएगी तो लाभ होगा, साझेदारी नहीं की जाएगी तो नुकसान होगा। तुम लोग देखो, तुम्हारे बुक में कहीं दिया है कि युक्ति परक तर्क, वो पहले पैराग्राफ में, इसको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर हम साझेदारी नहीं करेंगे, बहुसंख्यक वर्ग के ही हिसाब से देश को चलाएंगे, तो लंबे काल में, थोड़ी देर के लिए उससे लग सकता है कि फायदा हो रहा है, लेकिन लंबे काल में उससे नुकसान होगा और देश की अखंडता के लिए वह घातक होगा। तो यह सब बात युक्ति परक तर्क की बात है। वह कहता है कि सत्ता की साझेदारी देश के अस्थायित्व के लिए अच्छा होता है। अस्थायित्व, अस्थायित्व मतलब होता है कि देश में सरकार टिक के रहेगी, शासन जो है अच्छे प्रकार से चलेगा, सही ढंग से लंबे काल तक देश ठीक प्रकार से चलेगा। तो यह सब बात जो है युक्ति परक तर्क में देंगे। और देखो तुम्हारा नीचे भी कहीं लिखा है, नीचे की लास्ट पैराग्राफ में, युक्ति परक तर्क क्या करता है, वह समझदारी का तर्क है, वह लाभ कर परिणाम पर जोर देता है। तो अनेक तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं, यदि आप पॉइंट वाइज करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आप युक्ति परक तर्क के बारे में देंगे कि यह जो है समझदारी का तर्क है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि युक्ति परक तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं कि यह जो है देश के अस्थायित्व के लिए अच्छा है ना? कहीं लिखा है पहले सबसे ऊपर पैराग्राफ में कि इससे सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। यह सब युक्ति परक तर्क की बात है। या यह जो है राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। आगे आप युक्ति परक तर्क में और भी कुछ बातें लिख सकते हैं कि यह जो है देश, मतलब यदि साझेदारी न की जाए तो आगे चल के नुकसान होगा। यह भी युक्ति परक तर्क का एक बात हुआ। यदि साझेदारी न की जाए तो थोड़े दिन के लिए हमें लग सकता है कि लाभ हो रहा है, लेकिन लंबे काल में वह हमारे लिए घातक या नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है? कैसे हो सकता है? वो लिखा है कि यदि अल्पसंख्यकों को बार बार दबाया गया तो वह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण हो सकता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। वहां के अल्पसंख्यकों ने अपना आतंकवादी संगठन बना लिया और लड़ाई करने लगे, गृहयुद्ध हो गया वहां पर। तो ये सब बातें हो गया युक्ति परक तर्क में। अब चले आओ नैतिक तर्क। नैतिक तर्क नीति और सिद्धांत की बात करता है। नैतिक तर्क जो है, जैसे युक्ति परक तर्क समझदारी का तर्क था, तो आप कह सकते हैं नैतिक तर्क सिद्धांत पर आधारित तर्क है। उसमें हम अपना लॉजिक लगाते हैं। ठीक है? कि यदि कोई देश कहता है कि हम लोकतंत्र हैं, तो उस देश में जनता के बीच सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, जनता के बीच बंटवारा होना चाहिए, तो या विभिन्न वर्गों के बीच सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। तो यह बात नैतिक तर्क कहता है, वह सिद्धांत की बात कहता है। ठीक है ना? तो नैतिक तर्क जो है वह सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित तर्क है। नैतिक तर्क सिद्धांत पर आधारित तर्क है। दूसरी बात,
यह सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बतलाता है। यह तर्क जो है सत्ता की साझेदारी के अंतर्भूत को बतलाता है। अब अंतर्भूत महत्व का अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई देश कहता है कि हम लोकतंत्र हैं तो उसको साझेदारी करना ही होगा, वरना उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वह उसका सर एक बार सिद्धांत। फिर से बता दीजिए। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। फिर देखो ऊपर पैराग्राफ में लिखा है नैतिक तर्क में, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह भी नैतिक तर्क है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और फिर इसको एक्सप्लेन किया है कि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग, जिन लोगों पर शासन किया जाता है उनके भी सत्ता बांटी जाए। यह लोकतंत्र का अर्थ ही होता है, जनता का शासन है। तो लोकतंत्र को यह अर्थ प्रदान करता है, लोकतंत्र का मीनिंग ही यही है। और आखिर में लिखा है कि यह सरकार को वैधता प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैतिक तर्क का, कि नैतिक तर्क कहता है कि कोई सरकार वैध सरकार तभी होगी जब सत्ता की साझेदारी की जाएगी। नैतिक तर्क कहता है कि कोई भी सरकार तभी वैध मानी जाएगी। वैध का मतलब है मान्य, जिसका उस पर दावा होता है उसको वैध बोलते हैं। तो वैध सरकार वही होती है जब सभी समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है ना, क्योंकि वह सरकार ही जनता की प्रतिनिधि सरकार होती है। तो उसमें प्रतिनिधि में सभी जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो यह सब नैतिक तर्क की बात है कि यह जो है लोकतंत्र की आत्मा है। यह सरकार को वैध सरकार बनाती है ना, अंतर को बताती है। तो इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसके दो तर्क आपको बताए, है ना, लास्ट क्लास में बताया था, उसी को अभी बता दिया है। इसको आप लोग मतलब देख सकते हैं अगर तो भी हो सकता है ना, ब्लैक बोर्ड सर पर। अंतर्भूत महत्व क्या होता है? मतलब उसके अंदर का एक क्वालिटी है, वो उसका महत्व तो है, अंतर्भूत मतलब उसमें निहित है वह चीज। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी निहित है। लोकतंत्र का एक क्वालिटी है सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की एक विशेषता है जिसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र सच्चे अर्थ में होगा जब सत्ता की साझेदारी की जाए। तो यही उसका अंतर्भूत महत्व है। ठीक है, ये उसका इंपॉर्टेंस बताता है, सिग्निफिकेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, वो सत्ता की साझेदारी के लिए। तो यह टॉपिक आपको हो गया कि क्यों जरूरी है, और उसके पीछे के दो तर्क वो भी बता दिए, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। अब इसके बाद जो आगे टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का, देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक। के रूप। सत्ता की साझेदारी के रूप। हाँ, इसको बहुत अच्छा से देखना है। सत्ता की साझेदारी के चार रूप होते हैं, क्योंकि ये पूरे बुक का एक तरह से आप कह लीजिए कि समरी है। आगे बहुत सारा चैप्टर ऐसा है, अब तो मान लो सीबीएसई ने चैप्टर्स कुछ हटा दिए हैं, लेकिन पूरे बुक का जो मेन मेन बात है वो इस चार रूप में आ जाता है। आगे के अनेक चैप्टर इन्हीं चार बातों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले यह समझो कि सत्ता की साझेदारी के चार रूप होते हैं। सत्ता की साझेदारी के चार रूप होते हैं। तो उन रूपों के बारे में देखेंगे। पहला रूप कहता है कि वह सरकार के अंग के बीच हैं। ठीक है, शासन के अंग या सरकार के अंग, कोई दिक्कत नहीं उसमें, शासन के अंग भी लिख सकते हैं हम। शासन के अंगों के बीच होता है, यह पहला रूप हुआ। और दूसरा रूप होता है वह है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच या शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, स्तरों के बीच। तीसरा रूप जो होता है इसका वह है सामाजिक समूहों के बीच,
समूहों के बीच। और जो चौथा रूप होता है वह है दबाव समूह, आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच। इसमें तीन चीज आती है, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, आंदोलनों के बीच। दबाव समूहों, आंदोलनों के बीच। सर चौथा एक बार फिर से बोलिए ना। दबाव समूह एवं आंदोलन समूह, ऐसा कहते तो ज्यादा अच्छा होता। दबाव एवं आंदोलन समूहों के बीच। दबाव ऑब्लिक देख के लिख सकते हैं, आंदोलन समूहों के बीच। ठीक है, इस प्रकार से है, चार रूप है। हम दिखा ही देते हैं क्या क्या चार रूप है, इसको पहले एक बार देख लो, तब फिर जो है फिर इसका करना है। सत्ता की साझेदारी के चार रूप दिखलाई दे रहा है सबको? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों भाई? फ्रेश नहीं आ रहा सर, हाँ, फ्रेश नहीं आ रहा। दिखेगा ये ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? सर फोटो लेकर व्हाट्सएप में डाल दीजिए। फोटो लेके तो डाल सकते हैं, हम बोलते भी जा रहे हैं ना। अभी ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा चलिए तो व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, सही रहेगा। है। अरे बोल रहे हैं दिखाई दे रहा है। बहुत भारी चीज नहीं है ये ना? सर अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये सर दिख रहा है। हाँ। पहला है ये हर जगह क्लियर नहीं आएगा। तो दिख हाँ, ही नहीं रहा है। शासन। चलो थोड़ा सा अभी बोलो मत, क्योंकि पढ़ाने में अगर सब लोग बोलेंगे ना तो बहुत ज्यादा नॉइज हो जाता है। इस बात को थोड़ा समझो, है ना। अभी सब लोग साइलेंट कर लो, हम पढ़ा देते हैं टॉपिक, फिर जहां डाउट होगा फिर रिवाइज करेंगे। सब लोग म्यूट करके रखिए अभी। सत्ता की साझेदारी के चार रूप होते हैं। पहला रूप है शासन के अंगों के बीच। दूसरा रूप है शासन के स्तरों के बीच। तीसरा है सामाजिक समूहों के बीच। और चौथा है राजनीतिक दलों, दबाव या आंदोलन समूहों के बीच। दबाव एवं आंदोलन समूह ऐसा भी कह सकते हैं। राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं आंदोलन समूहों के बीच। तो इस प्रकार से जो है सत्ता की साझेदारी के चार रूप हैं। अब इन चारों को समझा जाएगा कैसे कैसे होता है। पहला रूप जो है वह शासन के अंगों के बीच। क्लास चल रहा है, यहाँ पर कुछ काम है आपको? मोरिया सर हमारा नहीं है, वो ऑफिस तरफ थोड़ा सा जानकारी लीजिए तो। हाँ, अच्छा, तो और कहीं पता कीजिए, उधर बायो लैब में या कहीं पर। पहला रूप जो है सत्ता की साझेदारी का, जिसका कि नाम बताया आपको, शासन के विभिन्न अंगों के बीच। तो अब इसको समझेंगे कि शासन के विभिन्न अंग क्या होते हैं। किसी भी देश में शासन के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। किसी भी देश में शासन के यही तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को आप विधायिका भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। क्लास 9th में आपने इसका डिटेल पढ़ा होगा। शासन के जो तीन अंग होते हैं इसका डिटेल क्लास 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये शासन के तीन अंग होते हैं। हर देश में ऐसा होता है कि विधायिका या व्यवस्थापिका, उसका काम होता है देश के लिए कानून बनाना। जैसे हमारी संसद, तो हमारी देश की संसद जो है वह कानून बनाती है, उसको विधायिका कहेंगे। तो यह सरकार का पहला अंग है। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है सरकार चलाना। सरकार का जो डेली का एक्टिविटी होता है वह सब कार्यपालिका के द्वारा चलता है। जैसे प्रधानमंत्री,
वह कार्यपालिका का अंग है। और जिला स्तर पर जो जिला का प्रमुख होता है डीएम, वह भी कार्यपालिका का अंग है। तो यह सरकार का अंग होता है। एक हो गया विधायी, एक हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका में सरकार आएगी जो शासन चलाती है। और तीसरा जो अंग है उसको कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कि कोई विवाद हो गया तो उस पर अपना फैसला देना। कानून तो मान लो कि विधायिका बनाती है और सरकार उसको चलाती है, लेकिन देश में अनेक तरह के विवाद हो सकते हैं। वह विवाद व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, सरकारों के बीच भी हो सकता है। तो कैसा भी कोई भी तरह का विवाद होने से उसका निपटारा जो है वह संविधान के अनुसार देश की न्यायपालिका मतलब करती है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यह जो है उसको न्यायपालिका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन जो है सबसे प्रमुख चीज होता है और तीनों के बीच शक्तियों को बांट दिया गया है। जैसे कुछ समूह ऐसे होंगे जो कानून बनाएंगे, कुछ समूह ऐसे होंगे जो देश का रोजमर्रा का गतिविधि को चलाएंगे, देश का शासन चलाएंगे, कार्यपालिका करेंगे। और तीसरा, जब कभी भी कोई विवाद हो गया, कोई तरह का लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो उसका निपटारा करने के लिए न्यायपालिका चाहिए। तो यह सरकार का ही या शासन का तीन अंग है। तो यह है पहला रूप। अब चलिए आइए दूसरे रूप में। दूसरा रूप कहा गया है शासन के विभिन्न स्तरों के बीच। शासन के विभिन्न स्तर का मतलब होता है, इंग्लिश में स्तर के लिए हम लोग लेवल शब्द का यूज करते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल का मतलब होता है कि कोई स्तर ऊपर होता है, कोई स्तर नीचे होता है। उदाहरण के लिए अधिकांश देशों में आपको एक ऊपर का स्तर मिलता है जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, और एक नीचे का स्तर होता है जिसको राज्य सरकार बोलते हैं। और भारत में तो पंचायत स्तर भी है जिसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्तर कहीं पर 2 भी हो सकते हैं, कहीं पर 3 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से पहला तो अंग था, दूसरा आपको बताया स्तर के रूप में, जिसमें कि उच्च स्तर होते हैं एवं निम्न स्तर होते हैं। उच्च स्तर पर केंद्र सरकार हो गई, निम्न स्तर पर आप कह सकते हैं राज्य सरकार हो गई, और उससे भी निम्न हो तो आप कह सकते हैं राज्य सरकार मध्य में है, और सबसे नीचे स्थानीय सरकार है जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम यह सब आते हैं। तो इसको बोलते हैं शासन के विभिन्न स्तरों के बीच। स्तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इस तरह से उसमें भी 3 होता है। 2 बात हो गई क्लियर। अब तीसरा में आएंगे, सामाजिक समूहों के बीच। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता जो है डायरेक्ट नहीं बांटी जाती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता बांटी जाती है। अब सामाजिक समूह क्या है? किसी देश में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग के लोग, अलग अलग भाषा और धर्म के लोग रहते हैं, इन्हीं को हम सामाजिक समूह कहते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात भी इसमें आ सकती है, महिलाओं और पुरुषों की बात भी आ सकती है, अनुसूचित जाति की बात भी आ सकती है। तो कहता है कि देश के सभी वर्गों के बीच सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। सभी वर्गों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, सभी वर्गों को लगे कि उनका भी कोई आदमी सरकार में है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर वर्ग को, हर समूह को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार में कोई न कोई व्यक्ति उनका भी है जो उनकी बात रखता है। तब क्या होगा, आप कह सकते हैं कि सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। और इसमें बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यकों और महिलाओं को जो है उनका उचित अधिकार दिया जाए। तो यह हो गया तुम्हारा सामाजिक समूह के बीच। अब है नंबर 4। नंबर 4 कहता है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होनी चाहिए। राजनीतिक दल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है देश का शासन राजनीतिक दल ही चलाते हैं। अब मान लो कि किसी देश में कोई एक राजनीतिक दल ही बार बार चुनाव जीत जाए, दूसरे राजनीतिक दल को कभी सत्ता में आने का मौका ही ना मिले, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे साझेदारी ठीक ढंग से नहीं हुई। लेकिन किसी देश में अनेक दल हों और कभी कोई दल और कभी कोई दल सत्ता में आता रहे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर विभिन्न दलों के बीच साझेदारी है। तो ऐसा ही होना चाहिए लोकतंत्र में, विभिन्न दलों के बीच साझेदारी होनी चाहिए। दूसरा इसमें लिखा है दबाव समूह एवं आंदोलन समूह।
तो ये दबाव समूह एवं आंदोलन समूह क्या है? ये डायरेक्ट सत्ता की साझेदारी नहीं करते। राजनीतिक दल तो डायरेक्ट करते हैं, ये सीधे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दबाव समूह और आंदोलन समूह सत्ता की साझेदारी डायरेक्ट नहीं करते, ये चुनाव नहीं लड़ते। अब दबाव क्या होता है? दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठन है जो सरकार पर दबाव डालता है, अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालता है। उदाहरण के लिए किसानों का संगठन, व्यापारियों का संगठन, दवा दुकानदारों का संगठन, शिक्षकों का संगठन, डॉक्टरों का संगठन, इस प्रकार से कुछ वर्ग अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो वह ग्रुप बना करके सरकार पर दबाव डालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दबाव समूह। और एक होता है आंदोलन समूह। आंदोलन समूह का क्या काम है? वह कुछ आंदोलनों के द्वारा जो है सत्ता पर अपना दबाव डालता है, वह भी दबाव डालने का ही काम करता है। जैसे आपने अन्ना हजारे का नाम सुना, वह आंदोलन चलाते थे। उसी प्रकार एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था, नर्मदा नदी को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखना है। तो आंदोलन कई प्रकार के हो सकते हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलन हो सकता है, कुछ और जनता के हित के लिए भी आंदोलन हो सकता है। तो ये आंदोलन करने वाले लोग भी सरकार पर दबाव डालते हैं और इस प्रकार से कुछ न कुछ शक्ति उनके पास भी रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी के जो है वह 4 रूप हैं। अभी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछेंगे। सत्ता की साझेदारी के 4 रूप मैंने बता दिया। अब यदि कोई डाउट होता है तो आप मतलब कि जरूर पूछेंगे, है ना? सर ये शासन का स्तर जो है, हाँ, तो उसमें कोई जो बड़ा स्तर का सरकार है वो क्या किसी छोटे स्तर के सरकार के काम में आगे था? देखो, शासन का अगर उचित रूप से स्तर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से बड़े स्तर को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह छोटे स्तर पर जो है अपना जो है पूरी तरह से हुकूमत करे। लेकिन बड़े स्तर का सरकार है, वह केंद्रीय स्तर का सरकार है, इसलिए कई बार उसको ऐसे विशेष अधिकार रहते हैं जिसके द्वारा जो है वह कुछ मामलों में छोटे स्तर पर भी अपना मतलब थोड़ा सा आधिपत्य रखता है। हालांकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होने से समानता पूर्वक काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर कुछ मामलों में, अब मान लीजिए देश की रक्षा का मामला है और किसी राज्य में पता चला कि कहीं कोई आतंकवादी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वह देश की रक्षा की बात है, तो फिर उसमें केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के अंदर भी जाके कुछ सेना का कार्रवाई या वैसा कुछ कर सकती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वस्तुतः सबका अलग अलग होता है। लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे प्रायः कुछ मामलों में चूंकि पूरा देश का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है, सेंसिटिव मामले में केंद्र सरकार का ही रहता है, ये बात है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, क्या हम अभी प्रेजेंट में देश की न्यायपालिका को निष्पक्ष कह सकते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं। बट सर, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हाँ। तो जैसे कि इसमें तीसरा रूप है कि सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सामाजिक समूह के बीच के ही कोई न्यायपालिका का पद दिया जाएगा। देखो, सामाजिक समूह का जो मतलब होता है ना, वह डायरेक्ट सत्ता पर भागीदार नहीं होता है, इस बात को समझो। सामाजिक समूह का मतलब क्या हुआ? देश के विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के जो लोग हैं उन्हीं को हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। तो सामाजिक समूह का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट वो सत्ता में भागीदार हों। एक बात तो यह है कि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में आने का बराबर मौका मिले, पर्याप्त मौका मिले, पहली बात। और दूसरी बात कि उनको लगे कि उनका भी कोई है सर, उनके भी प्रतिनिधि हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है या आईएएस की बात है, उसमें कोई भी आदमी जा सकता है। वह मान लो क्या नौकरी के लिए आवेदन करे, नौकरी के लिए जितना उसको योग्य होना चाहिए उतना योग्य हो, कंपटीशन का एग्जाम में बैठने के बाद वह क्वालिफाई कर जाए तो वह आईएएस भी बन सकता है, वह जज भी बन सकता है। और जज लोग ही प्रमोट होते 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 सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो वैसी कोई बात नहीं है। फिर वकील होते हैं तो वकील के रूप में भी प्रैक्टिस हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, है ना?
सर लेकिन अभी प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जितने भी न्यायपालिका हैं मतलब सब सर कह सकते हैं कि मतलब जो मतलब पुराने रीति रिवाज में कहा जाता था कि ऊंचे वर्ग के लोग हैं तो मतलब अभी भी वही हाँ मान्यता है कि ऊंचे वर्ग के लोगों को ही ज्यादा ये मिलता है। देखो, ये तो अब लिस्ट निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऐसा लिस्ट है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश हैं सभी उच्च वर्ग के हैं? यस सर। क्योंकि ये लिस्ट देखना पड़ेगा। मैं इतना करंट अफेयर का जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी नेट पर सर्च करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कौन कौन लोगों का क्या क्या बैकग्राउंड है, कितने जज हैं, वो सब नेट पर मिल जाता है। तुमने अच्छा प्रश्न किया। तो उसके लिए इंटरनेट सबसे अच्छा सहारा है। भारत की न्यायपालिका का सारा डाटा मिल जाएगा कि भारत की न्यायपालिका में कितने जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में विशेष करके सुप्रीम कोर्ट का निकाल लो, उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और बहुत सारे जज होते हैं, तो उसका पूरा लिस्ट तुमको मिल जाएगा, वेबसाइट पर मिल जाएगा। फिर उन जजों का नाम देख लो। देखने के बाद में वे जज जो है किस पृष्ठभूमि से आते हैं, ये सब थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन खोजी लोग खोज सकते हैं। सब पत्रकारों का भी यही सब काम होता है। तो मेहनत वाला काम है, मेहनत करो, करके सारा डाटा लेके आओ। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा है तो क्यों है ऐसा। मतलब और एक ही सर वर्ग ये के केरल लोग के हैं। सर केरल के जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं वो सुप्रीम हाँ हाँ। कोर्ट के पहले जज थे ना। मुझे नहीं पता ये, क्यों मैंने खुद ही कहा कि करंट अफेयर उतना ज्यादा मेरा स्ट्रांग नहीं है कि हम उतना चीजों का जानकारी रखें, है ना। तो क्वेश्चन हो ये है सकता है कि ऐसा, मतलब हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। क्योंकि ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोई जज है तो वह मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जज अगर सेवानिवृत्त तो हो गया है ना। सेवानिवृत्त होने के बाद वह तो, हालांकि आमतौर पर जज लोग नहीं बनते हैं मुख्यमंत्री, ऐसा बहुत कम देखा जाता है ना, कि जज लोग जो है प्रायः जो है राजनीतिक क्षेत्र में कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर केरल में ऐसा है तो इट में भी पॉसिबल। मुझे तो इसके बारे में नहीं है आइडिया, नहीं सर है सर ना। क्वेश्चन ये था कि केरल के जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं फिलहाल में वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। उनके अच्छा। पास एक केस आया कि नीट को 5 साल तक पोस्टपोन किया जाए तो उन्होंने घूस लेके सर नीट को 5 साल पोस्टपोन कर दिया था शायद। तो सर मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यायपालिका चाहे तो मतलब वो कोई भी फैसला ले सकता है। हाँ हाँ, न्यायपालिका के पास तो फैसला लेने का अधिकार है ही। वह कोई पर फैसला सर तो ले ही सकती है। अब पर सर कौन, सुनो, कौन जज कितना घूस लेकर के क्या किया नहीं किया, यह सब जांच पड़ताल का विषय होता है। जांच पड़ताल का काम जो है देश की जांच एजेंसी जैसे कि सीबीआई होती है वह लोग करती है, या उसके लिए जांच आयोग बैठाया जाता है। यदि किसी जज ने घूस लिया है तो उसके लिए सरकार उसके खिलाफ जांच आयोग बैठा सकती है, उसकी पूरी इंक्वायरी कर सकती है।